मतलब आप सोचिए ना, दिल्ली दंगों से लेकर बेंगलुरु दंगों तक, कश्मीर में 370 वाली साजिश से लेकर कुंभ के अपमान तक, हर जगह कांग्रेस का कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है भाई? मतलब ये संयोग है या प्रयोग है? क्या ये महज इत्तेफाक है? क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं हम आपको। बेंगलुरु दंगा याद है ना, आग लगा दी गई थी। बेंगलुरु दंगा मामले में भी कोर्ट में दायर 694 पन्नों की चार्जशीट में कांग्रेस के 2 पार्षद आरोपी बनाए गए हैं। कांग्रेस के 2 पार्षद आरोपी बनाए गए हैं। प्लानिंग तो अपनी पार्टी के दलित विधायक की हत्या की थी। अपनी कांग्रेस के दलित विधायक थे, उन्हीं की हत्या की थी। चार्जशीट के मुताबिक कांग्रेस के 2 पार्षदों ने कट्टरपंथी संगठन एसडीपीआई के साथ मिलकर बेंगलुरु दंगा प्लान किया था। यह बहुत बड़ा खुलासा, बेंगलुरु दंगों का कांग्रेस कनेक्शन। जो कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है, जो कांग्रेस खुद को अहिंसा का पुजारी बताती है, उसी कांग्रेस के इशारे पर बेंगलुरु को हिंसा की आग में जलाया गया। ये दावा कर्नाटक पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल 694 पन्नों की चार्जशीट में किया है। बेंगलुरु दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस के 2 पार्षदों को आरोपी बनाया गया है। पूर्व महापौर संपत राज और कांग्रेस पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि कांग्रेस के पूर्व महापौर संपत राज ने अपनी ही पार्टी के दलित विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति को निशाना बनाने के लिए कट्टरपंथी संस्था एसडीपीआई की मदद ली। चार्जशीट के मुताबिक 11 अगस्त 2020 को हुए बेंगलुरु दंगों की स्क्रिप्ट मई में ही लिख ली गई थी। इन दंगों की स्क्रिप्ट राइटर कांग्रेस के पूर्व महापौर संपत राज और पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर थे। The real picture now came out. These Congress people, they are not the protectors of the citizens of this state. They are the main culprits in that raid. Now people think about that issue. Congress is not safe for this Bangalore city. 11 अगस्त को जब बेंगलुरु में दंगे भड़के और अचानक कुछ घंटों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तब कहा गया कि मुस्लिम समाज के लोग दलित विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे की विवादित टिप्पणी से भड़के थे। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक ये कांग्रेस पार्षदों की कांग्रेस के दलित विधायक को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश थी और कांग्रेस पार्षदों ने बेंगलुरु शहर को अपनी साजिश के लिए दंगों की आग में जला दिया। चार्जशीट के मुताबिक बेंगलुरु दंगों की साजिश कांग्रेस के दलित विधायक की हत्या करने के लिए थी। चार्जशीट का दावा है कि आरोपी संपत राज और जाकिर ने दूर से दंगों की प्लानिंग की थी और अपने मोबाइल भी अपने घरों पर छोड़ दिए ताकि पुलिस उन्हें दंगों के करीब ट्रैक न कर सके। लेकिन कांग्रेस की इस दंगा साजिश का राज बेंगलुरु पुलिस के एक्शन की वजह से खुल गया। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ने हिंसा की जांच शुरू की और हिंसा मामले में एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 2 बड़ी बसें जो कि केएसआरपी यूज करती है वो जला दी गई। एक हौसला पेट्रोल व्हीकल जला दी गई। 2 मोटरसाइकिल बाहर जलाई। 2 डीसीपी की गाड़ी पलटा दी गई क्योंकि क्राउड बहुत बड़ी संख्या में बाहर था। पुलिस वाले जो प्रीमिसेस का गेट था उसको बंद कर दिया गया था। ये चलता रहा, 2-2.5 घंटे चला, 3 घंटे भी चला। तो उसमें जब लोगों ने समझाया उसके बाद में फिर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता पड़ी है। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरे हर तरह का जो साधन उपलब्ध था वैसे साधन उपलब्ध करने पड़े। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के खिलाफ कांग्रेस के दोनों पार्षदों ने 3 महीना पहले ही मीटिंग की थी और इसी मीटिंग में दंगों की साजिश की प्लानिंग हुई। साजिश के तहत ही बेंगलुरु में थाने और दलित विधायक के घर को जलाया गया। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस पार्षद संपत राज उन लोगों में शामिल थे जिन्हें दंगों के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ये बात पुलिस को नहीं बताई। यानी कांग्रेस पार्षदों ने बेंगलुरु के दंगे को अपनी सियासत की प्रयोगशाला बनाया और बेंगलुरु को जला डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दंगों की आग, कांग्रेस का दंगा जल।
देश की शांति के लिए विपक्ष के कई नेताओं ने दिल्ली में भी दंगा जल छिड़का था। आपको याद दिला देते हैं, बेंगलुरु की तरह दिल्ली में भी तो यही हुआ था। खुलासा हुआ कि राम मंदिर पर फैसले के बाद से ही दिल्ली में दंगों की तैयारी की गई थी। नागरिकता कानून सीएए का विरोध सिर्फ एक बहाना था। दिल्ली में दंगों की साजिश के लिए पूरी प्लानिंग से छतों पर पत्थर, पेट्रोल, बम, एसिड, तमाम चीजें इकट्ठे की गई थी। आपको इन दंगों में कांग्रेस की भूमिका नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम घरों से बाहर निकले और आंदोलन करें। और इस बयान के बाद जब दंगे भड़क गए तो सोनिया अज्ञातवास में चली गई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को गिरफ्तार किया है। यहां पर भी देखिए आप, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इशरत जहां ने ही हिंदुओं के खिलाफ हथियारों की फंडिंग की थी। दिल्ली से बेंगलुरु तक कांग्रेस कनेक्शन। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ आत्मदाह मामले में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। यह बड़ी खबर, मंगलवार को आपको याद होगा महिला ने आग लगाकर खुदकुशी की थी और इस मामले में भी बुधवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। और इस मामले में भी कांग्रेस कनेक्शन, यहां पर भी कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया। विधानसभा भवन के गेट नंबर 3 के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी। महिला का नाम आसिफा अंजना उर्फ आसिफा। शादी के बाद धर्म परिवर्तन हुआ और फिर पति छोड़कर चला गया। ये वो तस्वीरें, हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया है क्योंकि यहां पर महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। अब यहां पर गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस नेता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इस महिला का नाम अंजना था, नाम आसिफा हुआ। आसिफ से शादी हुई, इनका धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर इन महिला का आरोप था कि परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि पति छोड़कर सऊदी चला गया, बाहर विदेश चला गया, महिला को परेशान कर रहे थे। फिर महिला ने परिवार वालों पर, पति के परिवार वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर खुद आत्मदाह की कोशिश की। महिला की मौत हो गई, लेकिन इस मामले में कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया। यह कहा जा रहा है कि भड़काने का काम किया, इस महिला को सेल्फ इम्यूलेट के लिए, मतलब अपने आप को आग लगाने के लिए उकसाया, यह आरोप है। और महिला ने जो खुदकुशी की थी, इस मामले में भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आ गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शायद संभवतः पहली बार नहीं है। जुलाई के महीने में भी मां बेटी ने जब आत्मदाह की कोशिश की थी, उसमें भी कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी, अब से कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई थी। और उस मामले में भी जब महिला ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की थी, उस मामले में भी कांग्रेस के नेता को ही गिरफ्तार, एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत क्या है, क्योंकि असम सरकार के मदरसे बंद करने के फैसले से तिलमिलाई कांग्रेस अब देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव कुंभ पर गुस्सा उतार रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, पूर्व सांसद, सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, पूर्व सांसद, बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक उदित राज ने कहा है कि सरकार को कुंभ पर पैसा क्यों खर्च करना चाहिए। 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए कुंभ पर? मदरसों पर दे रहे हैं क्या पैसे अब असम में? तो क्या कुंभ बंद कराएगी कांग्रेस? कांग्रेस को महाकुंभ से भयंकर कष्ट है। मदरसों के मान के लिए हिंदू अपमान। कुंभ विरोध पर जनेऊधारी राहुल चुप क्यों? हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस के कितने एजेंट? भारत की परंपरा, जिंदगी, संस्कृति और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व कुंभ, धरती पर उजाले की संक्रांति के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का महापर्व कुंभ, हजारों साल से देश की नीति और राजनीति को नई दिशा दिखाने वाला महापर्व कुंभ, जिसे कांग्रेस ने आज मदरसों से जोड़ दिया। भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा के महामेले की मदरसों से तुलना करते हुए कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि जैसे असम सरकार ने यह फैसला लिया कि सरकारी पैसों से मदरसे नहीं चलेंगे, वैसे ही योगी सरकार को कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए थे।
कांग्रेस नेता उदित राज ने असम सरकार के फैसले के खिलाफ ट्वीट करके कहा कि सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों हो। यूपी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए और सरकारी पैसों से कोई धार्मिक कर्मकांड क्यों। कुंभ मेला का बंद कर दो या और धार्मिक बंद कर दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब कहा उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक डिबेट का बात कही, एक आइडियोलॉजी की बात कही, अम्बेडकरी विचारधारा को सामने रखा। कांग्रेस नेता उदित राज ने हिंदू आस्था का अपमान असम सरकार के उस फैसले से चिढ़कर किया जिसमें सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ है। सवाल यह है कि कांग्रेस नेता उदित राज की सोच के पीछे क्या राहुल गांधी का मौन समर्थन है। जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं हो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर कुंभ नहीं होता तो आज हम आप नहीं होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते। यहां शासन होता मुगलों का। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि उदित राज का बयान ही कांग्रेस का असली चेहरा है, इसलिए कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संतों की हत्या हो रही है और महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं। के डीएनए में जहांगीर शामिल होगा, वो हिंदुस्तानी संस्कृति को क्यों चाहेगा कि वो रह जाए। जबकि असम सरकार के विरोध में कुंभ के खिलाफ बयान देने वाले उदित राज को समाजवादी पार्टी और एनसीपी का समर्थन भी मिला है। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा है कि किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता देना और देश का पैसा खर्च करना ठीक नहीं। हमारा भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां सभी धर्मों को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। सरकार का पैसा धार्मिक कारणों पर खर्च न किया जाए, ये मानना उचित है। अब विवाद के बाद कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि ये उनका निजी विचार है, लेकिन साधु संतों का सवाल है कि उदित राज के निजी विचार पर कांग्रेस का मौन समर्थन क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आप एक चीज सोचिए ना, मदरसों और कुंभ की क्या तुलना। कुंभ सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन, धर्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो हिंदू में आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, मतलब हिंदू आस्था का सबसे बड़ा संगम। मेले में लाखों श्रद्धालुओं का जमघट होता है, कोई धर्म देखकर थोड़ी ना आते हैं यहाँ पर लोग। ये विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। मदरसे क्या है, यहाँ पर इस्लाम कुरान की दीनी तालीम दी जाती है, शिक्षा देने वाले स्कूल हैं। शिक्षा की पद्धति को लेकर सवालों में, क्योंकि आरोप लगे यहाँ पर, आपको पता है शोपियां में 13 आतंकी यहाँ से तैयार हुए। मदरसों से ही जिहादी पढ़ाई के यहाँ पर आरोप लगते हैं, आतंकी ट्रेनिंग के आरोप लगते हैं। और कुंभ जो है वो आस्था का महामेला है, संस्कृति का महामेला है। आदि अनादिकाल से ये होता आ रहा है कुंभ। तो कुंभ और मदरसे की कोई तुलना नहीं। वैसे आपको बता दें, उदित राज ने विवाद हुआ तो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था बाद में। फिर उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि कांग्रेस का नहीं, मैं पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूं, क्योंकि समझ गए थे गलत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज फारूक अब्दुल्ला के घर, आपको पता होना चाहिए, गुपकार में उन सभी दलों की बैठक हुई है जो 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें कश्मीर का अमन चैन पसंद नहीं आ रहा। वही कश्मीर को फिर से 370 के पहले वाले आतंक की राह पर धकेला जाए, इस एजेंडे पर बात हुई। मतलब आतंक के रिवाइवल पर एक तरीके से बात हो रही कि कैसे फिर से आतंक की राह पर झोंका जाए कश्मीर को, टेरर को, आतंकवाद को फिर से रिवाइव किया जाए। तो इसे गुपकार ग्रुप कहें या फिर कश्मीर के खिलाफ गुपकार गैंग। इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ये भारत की खाकर भारत के खिलाफ भड़काने वालों की मीटिंग है। यह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर के बेरोजगार नेताओं की मीटिंग है। ये देश के खिलाफ चीन की मदद मांगने वालों और कश्मीरियों को भड़काने वालों की मीटिंग है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से नजरबंद महबूबा मुफ्ती की 14 महीने बाद ये मीटिंग हुई। गुपकार ग्रुप की इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मुजफ्फर हुसैन बेग, अब्दुल रहमान बीरी, सज्जाद गनी लोन, इमरान रजा अंसारी, अब्दुल गनी वकील शामिल हुए। हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें आगे के जो हमने कदम उठाने हैं, राय अमल जो है
वो हम आपके सामने लाएंगे। गुपकार ग्रुप की मीटिंग के लिए जुड़े नेता क्या चाहते हैं, ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला देश को पहले ही बता चुके हैं। नजरबंदी से रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने 370 की समाप्ति को काला फैसला बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। और अक्सर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने 370 पर चीन भक्ति दिखाई थी। फारूक अब्दुल्ला ने चीन की पैरवी करते हुए कहा था, चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एलएसी पर भार चीन के तनाव की स्थिति 370 हटाने की वजह से ही बनी है। आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार ग्रुप की मीटिंग से जुड़े नेताओं का एक ही एजेंडा है। ये सभी आर्टिकल 370 की वापसी चाहते हैं, अलगाववाद के एजेंडे की वापसी चाहते हैं। ये कश्मीरी लोगों को ये कहकर भड़काते हैं कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति से उनके अधिकार छीने गए हैं। गुपकार ग्रुप के नेताओं को पाकिस्तान भी काफी पसंद करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुपकार घोषणा की सराहना करते हुए इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप समझिए, जब पाकिस्तान तारीफ कर रहा है गुपकार घोषणा की, तो समझिए भारत के पक्ष में तो हो नहीं सकता। एक तरीके से भारत के खिलाफ ये गुपकार गैंग आप कहिए इसको, ये गुपकार गैंग है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। सब साथ आ गए हैं। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ हुई थी ये गुपकार घोषणा। ये जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं गुपकार गुपकार, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 4 अगस्त 2019 को श्रीनगर में गुपकार घोषणा हुई। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने से पहले ये घोषणा हो गई थी। 4 अगस्त को ये बैठक हो गई थी। गुपकार घोषणा में जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियां शामिल हुई थी। ये 4 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी। अब समझिए गुपकार वर्ड क्या बार बार आ रहा है। श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह मीटिंग हुई थी। ये फारूक अब्दुल्ला के घर जो है, वो जो फारूक अब्दुल्ला का घर है वो गुपकार रोड पर है। तो उस जगह जब बैठे हुई तो ये गुपकार घोषणा होगी जिसकी तारीफ पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि सारे मिल गए हैं 370 की बहाली को लेकर। मतलब गुपकार गैंग है ये जो कश्मीर और भारत के खिलाफ एक बार फिर से सर उठा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के ऊपर उठ रहे सवालों के बीच पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है, बॉलीवुड की हो रही है बदनामी जो कि दुखद है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बॉलीवुड की जो बदनामी हो रही है वो दुखद है। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक ही नहीं सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी जानी जाती है। हॉलीवुड को टक्कर देने वाले फिल्म बॉलीवुड में बन रही हैं। कई फिल्म्स, मतलब हॉलीवुड को यहां पर टक्कर दी जा रही है। सिनेमा को चाहने वाले पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। सिनेमा जगत को बड़ा मनोरंजन उद्योग होने के कारण लोगों को रोजगार मिलता है। ये भी कह रहे हैं कि दुखद है, जो बदनामी हुई बॉलीवुड की वो दुखद है। सिनेमा के कारण अपने ही कलाकार लोकप्रिय होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ चिन्हित लोगों के जरिए बॉलीवुड की बदनामी की जा रही है। यह बात बहुत दुखद है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक उल्लंघन के लिए वाहन को रोकने का प्रयास करने पर दिल्ली में एक यातायात पुलिस कर्मी को कई मीटर तक कार के बोनट पर घसीटा गया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं की है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। जब ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, शख्स ने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी दौड़ा दी। ट्रैफिक कांस्टेबल बोनट पर, फिर नीचे गिरा। ये देखिए आप, और फिर वो गाड़ी भगा गया। आप सोचिए कोई हादसा हो सकता था, जान जा सकती थी ट्रैफिक कांस्टेबल की। क्या गलती थी? ये गाड़ी को रोक रहा था, कुछ ट्रैफिक नियमों का वॉयलेशन हुआ था। यहां पर ट्रैफिक कांस्टेबल गाड़ी को रोक रहा था। गाड़ी वाले ने ट्रैफिक ना आओ देखा ना ताओ, गाड़ी दौड़ा दी। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की जान भी जा सकती थी। ये देखिए आप। देशहित में अब कार चलाने वालों के लिए एक जरूरी जानकारी। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि अगर रेड लाइट पर गाड़ी बंद की जाए तो इससे ईंधन की बचत होगी, लेकिन कितनी बचत होगी इसका आंकड़ा दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगर रेड लाइट पर गाड़ी बंद करना शुरू कर दिया जाए तो आपको हर साल 7,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।
1 मिनट गाड़ी ऑन रहने पर तेल की खपत गाड़ी चलाने के मुकाबले ज्यादा होती है। एक दिन में 15 से 20 मिनट रेड लाइट पर रुकने पर 200 मिलीलीटर तेल की खपत होती है। यानी कि अगर आप रेड लाइट पर गाड़ी बंद कर देते हैं तो 7,000 रुपए की बचत आपको हो सकती है। प्रदूषण को कम करने और लोगों के पैसे बचाने के मकसद से दिल्ली में रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। एक गाड़ी रोज दफ्तर आने में जाने में मिला के 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे बिताती है और उस 15 से 20 मिनट में एक गाड़ी लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत करती है। और अगर आप ये गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दो तो 7,000 रुपए साल के आपके बच सकते हैं। और आज देश के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। आपके लिए अब्दुल कलाम के 5 संदेश आपको बताते हैं जिन्हें हर देशवासी को अपनाना चाहिए। पहला ये, राष्ट्र को पहले रखो। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन देश को समर्पित था। दूसरा, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। डॉक्टर कलाम का सपना रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का था। तीसरा, बड़े सपने देखो। जो सपने देखते हैं वही पूरा करते हैं। असंभव को संभव बनाइए। चौथा, ज्ञान के पीछे भागो। डॉक्टर कलाम कहते थे कि सफलता के पीछे नहीं बल्कि ज्ञान के पीछे भागो। पांचवा संदेश, मन से काम करो। जो लोग मन से काम नहीं कर सकते उन्हें खोखली कामयाबी मिलती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.